प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस क्लास को अंत तक देखते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता है। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शीर्ष से आंशिक रूप से टूटा हुआ फिर अपने आधार से 10 मीटर की दूरी पे सड़क को छूता है। तो अब मान लेते हैं कि ये आपको सड़क दिख रहा है, यहाँ से ये टूट करके यहाँ पे इस तरह से गिरी है, या आप ऐसा समझ लें कि ये पेड़ है। ठीक है, इस पेड़ का कितना पोर्शन, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये टूट करके नीचे गिरा। ये क्या था, पेड़ था। इस पेड़ का इतना पोर्शन टूट करके नीचे गिर गया, टूट करके नीचे गिर गया। अगर ये टूट करके नीचे गिरा, इसका मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन है अब बचा नहीं। ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया, टूट करके नीचे चला आया। तब आपसे क्या पूछा जा रहा है, तब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो पेड़ था इसका आंशिक रूप से टूट करके नीचे गिर गया है और ये एक सड़क को छूता है। सड़क को जो जो छूता है अपने आधार से 10 मीटर की दूरी पे छूता है। मतलब क्या कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो किसके बराबर है, 10 मीटर की दूरी पे। फिर से हम बता रहे हैं कि एक पेड़ था, इस पेड़ का इतना पोर्शन टूट करके नीचे गिर गया। तो कह रहा है कि ये जो टूट करके नीचे गिरा है, कहाँ पे गिरा है, सड़क के एक बिंदु पे गिरा है, जो कि पेड़ के आधार से कितना दूरी पे है, 10 मीटर की दूरी पे। और क्या दिया हुआ है, इस सड़क से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। इसका मतलब ये जो एंगल है वो किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर। तब आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि इस पेड़ का हाइट क्या होगा, मतलब क्या कि एच का वैल्यू क्या होगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पेड़ का हाइट क्या होगा। क्लियर है। अब अगर इस फिगर को देखिए, अगर इसको ए कंसीडर कर लें, इसको बी कंसीडर कर लें, इसको सी कंसीडर कर लें, क्या कंसीडर कर लें, सी कंसीडर कर लें। तो अगर इसको हम सी कंसीडर करते हैं, आप बताइए टेन थीटा, तो टेन 30 डिग्री का जो मान होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, बाय डेफिनेशन ऑफ टेन थीटा डी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, बी सी अपॉन में बेस। बेस क्या है, ए सी। बी सी का जो वैल्यू है वो अपन किसके बराबर कंसिडर कर लिए, एच के बराबर। और ए सी का जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा वो किसके बराबर दिया हुआ, 10 के बराबर। इसका मतलब क्या कि एच का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, 10 30 डिग्री गुना 10 के बराबर। अब बताइए 10 30 डिग्री का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, 1/√3 के बराबर होता है। तो अगर 10 30 का वैल्यू 1/√3 के बराबर है तो एच का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/√3 इंटू 10। क्या हो जाएगा, 1/√3 इंटू 10। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/√3। आपको क्या पता चला कि हाइट जो है, किसका हाइट, पेड़ का जो हाइट है वो किसके बराबर है, 10/√3 के बराबर। ये ये भी आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। बस इसमें हम क्या किए हैं, टेन थीटा का वैल्यू लिख दिए हैं और इसको सॉल्व किए हैं, तो आपको क्या पता चल गया, हाइट ऑफ द ट्री पता चल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ध्यान से देखते चलिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण 4x² माइनस p माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का वैल्यू 0 के बराबर है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि p का जो वैल्यू है वो क्या होगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखते चलिएगा। क्या कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 4x² माइनस p माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का वैल्यू 0 के बराबर, तो 4x² माइनस p माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर से हम लिख रहे हैं, देखते चलिए। 4x² माइनस p माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल जो है समान, मतलब क्या कि मूल समान, इसका मतलब क्या, अल्फा और बीटा का वैल्यू समान। अब क्या कर रहा है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल समान है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि p का जो है वैल्यू क्या हो। आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट या मूल समान तभी हो सकता है जब p का वैल्यू 0 के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, p का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। और जब 0 के बराबर करेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, p का वैल्यू पता चल जाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा, p का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण से कंपेयर कीजिएगा, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है। इसका मतलब क्या कि a का वैल्यू 4 के बराबर है। यहाँ x का गुणांक क्या है, b है। और यहाँ x का गुणांक क्या है, माइनस का p माइनस 2। और c का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो अगर आप d का वैल्यू निकालते हैं, तो d इक्वल टू क्या होता है, विविधकर, या इसी को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b का वैल्यू क्या है, माइनस p माइनस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह पे क्या है 4 है, इंटू c की जगह पे क्या है 1। अब बताइए, माइनस का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। p माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस 4 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब क्या कि d का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया है, p माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16 के बराबर। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, p माइनस 2 का होल स्क्वायर अब माइनस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि p माइनस 2 का होल स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या कि p माइनस 2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो रूट अंडर 16 के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या कि p माइनस 2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस 4 के बराबर हो जाएगा। यदि p माइनस 2 का वैल्यू प्लस माइनस 4 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि p माइनस 2 का वैल्यू या तो प्लस 4 होगा या p माइनस 2 का वैल्यू माइनस का 4 होगा। जब हम p माइनस 2 का वैल्यू प्लस 4 करते हैं तो p माइनस 2 का वैल्यू अगर 4 कंसीडर करते हैं तो p का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4, ये माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 4 प्लस 2 हो जाएगा कितना, किसके बराबर, 6 के बराबर। मतलब p का वैल्यू 6 होगा कब, जब p माइनस 2 का वैल्यू आप क्या लिए हैं, प्लस का 4 लिए, क्या लिए हैं, प्लस का 4 लिए। और p माइनस 2 का वैल्यू अगर आप माइनस 4 कंसीडर करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, यहाँ बता रहे हैं p माइनस 2 का वैल्यू अगर आप क्या कंसीडर कर रहे हैं, माइनस 4 कंसीडर कर रहे हैं, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 4, यहाँ प्लस में, माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, प्लस में। ध्यान से देखते चलिएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। अब माइनस 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो p का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 2। p का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 2। आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं, p का जो वैल्यू है या तो प्लस 6 आएगा या माइनस का 2 आएगा। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, सही। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है या मूल्य जो है अगर सेम होता है, बराबर होता है, तब उस केस में विविध का मतलब डी का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं और कंपेयर करने के बाद ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं।
ए बी सी का वैल्यू इसलिए फाइंड आउट करते हैं क्योंकि हमको डी का अल्टीमेटली वैल्यू निकालना है, और डी का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac में जब ए बी सी का वैल्यू डालेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, डी का वैल्यू पता चल जाएगा। और इस डी के वैल्यू को हम क्या किए, 0 के बराबर पुट कर दिए, तो आपको क्या पता चला कि p माइनस 2 का वैल्यू प्लस माइनस 4 आया। इसका मतलब क्या कि p माइनस 2 का वैल्यू या तो या प्लस 4 होगा या p माइनस 2 का वैल्यू माइनस 4 होगा। जब इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करते थे, p का कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। तो एक p का वैल्यू 6 आ रहा है, दूसरा p का वैल्यू क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ देखिए 1,1 -1,5 7,9 और 9,5 बिंदुओं के मिलाने पे जो चतुर्भुज बनता है, क्या बन रहा है, मिलाने पे जो चतुर्भुज बन रहा है, पूछा जा रहा है कि वो चतुर्भुज जो होगा क्या होगा, वर्ग होगा या वो चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा, या वो चतुर्भुज आयत होगा, या वो चतुर्भुज समांतर होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सबसे पहला काम क्या है कि एक अगर ये 4 पॉइंट को मिलाने से एक चतुर्भुज बन रहा है, तो हम क्या करें, एक सिंपल सा चतुर्भुज आप क्या कीजिए, रफली चतुर्भुज हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो एक चतुर्भुज बना लिए, इसका नाम दे दिए ए, इसका बी और इसका सी और इसका डी। अब ए का कोऑर्डिनेट हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, 1,1, और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हम कंसीडर कर रहे हैं, -1,5, और सी का जो है कंसीडर कर रहे हैं 7,9, और डी का जो है 9,5। अब उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा करके ए बी का लेंथ निकालेंगे। तो ए बी का अगर आपको लेंथ निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि इसमें से x को घटाइए तो 1 -1 का क्या कीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस और y में से क्या कीजिए, y को घटाइए तो 1 -5 का होल स्क्वायर। अब बताइए 1 माइनस 1 तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 4, और 1 में से अगर -4 करते हैं, 1 में से अगर 5 को घटाते हैं तो -4 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो अब बताइए इसका 16 4 20 हो जाएगा, तो √20। इसका मतलब ए बी का जो लेंथ है वो किसके बराबर आ गया, √20 के बराबर आ गया। अब उसी तरीका से अगर हम बी सी का वैल्यू निकालेंगे तो बी सी का वैल्यू देखिए, तो हम फिर क्या करेंगे, x में से x वाले को घटाएंगे, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है, -1, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, 7 का होल स्क्वायर, अब प्लस y कोऑर्डिनेट में से y को घटाएंगे तो 5 - 9 का होल स्क्वायर। ये जो है -1 -7 -8 हो जाएगा, और -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64, और 5 में से अगर -9 को घटाएंगे तो -4, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 64 + 6 70 + 10 कितना हो जाएगा, √80 हो जाएगा। इसका मतलब बी सी का जो लेंथ है वो किसके बराबर है, √80 के बराबर है। अब डी सी का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो डी सी का वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो x में से किसको घटाते हैं, x को घटाते हैं, तो 9 में से 7 को घटाइए, तो 9 - 7 का होल स्क्वायर, या 7 में से 9 को घटाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ क्या है, स्क्वायर है, प्लस 5 - 9 का होल स्क्वायर। अब इसका अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, और 5 में से 9 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -4, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 60। इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, 20 के बराबर आ गया। ये भी क्या हो गया, 20 हो गया। अब हम क्या करते हैं, एडी का वैल्यू निकाल लेते हैं। एडी का अगर आप वैल्यू निकालते हैं, एडी साइड का अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो एडी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 1 में से किसको घटाएंगे, 9 को, तो 1 - 9 का होल स्क्वायर, प्लस 1 में से किसको घटाएंगे, 5 को, तो 1 - 5 का होल स्क्वायर, तो 1 - 9 क्या हो जाएगा, -8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, प्लस 1 - 5 करेंगे तो -4 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 16। तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, √80 के बराबर। ये भी क्या हो गया, √80 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि अपोजिट साइड क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अगर ये अपोजिट साइड बराबर है, आप विकर्ण भी निकाल के चेक कर लीजिएगा, दोनों विकर्ण भी क्या होगा, समान होगा। तो इसका मतलब क्या कि ये जो फिगर आपको दिख रहा है, चतुर्भुज जो दिख रहा है वो क्या है, आयत, क्या है, आयत। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है कि वो रेखीय समीकरण जो 2x + 3y = 12 के साथ संपाती वो है।
तो ध्यान से देखते चलिएगा, इसके पीछे का पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दो रेखीय समीकरण का क्या है, युग्म। ये आपस में क्या होगा, संपाती होगा। कब, जब a1 का वैल्यू a2 के बराबर हो और b1 का वैल्यू b2 के बराबर, b1 a1 अपन में a2 का वैल्यू b1 अपन में b2 के बराबर हो और b1 अपन में b2 का वैल्यू c1 अपन में c2 के बराबर। तो अब यहाँ देखिए, इसका मतलब क्या है कि कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ऑप्शन नंबर अगर ए कंसीडर करते हैं तो 2/2 करेंगे तो 1 आ गया और 3/3 करेंगे तो 1 आ गया। अब 5/12 करेंगे, 5/15 करेंगे तो 1 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब क्या, इस समीकरण, अगर एक समीकरण ये कंसीडर करते हैं, दूसरा समीकरण ये समीकरण कंसीडर करते हैं, तो उस केस में a1 अपन में a2, b1 अपन में b2 और c1 अपन में c2 का वैल्यू समान नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या, ये एक दूसरे का संपाती नहीं। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। अब बी चेक कीजिएगा तो a1 अपन में a2 की जगह तो क्या आ जाएगा, 2 अपन में 7 आ जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 3 अपन में 40 आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर है नहीं, इसका मतलब ये भी संपाती इसके साथ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। अब यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है 2/8 कीजिएगा तो 2/8 इक्वल टू बी, तो यहाँ b1 का वैल्यू क्या है 3 है और b2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 12 इक्वल टू c1, तो c1 की जगह पे क्या है 12 और उसके बाद c2 की जगह पे क्या है 48। अब इसका अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो ये 1/4 आएगा, ये भी 1/4 आएगा और ये भी 1/4 आएगा। ये तीनों अगर आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या, ये समीकरण इसके साथ संपाती। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि यदि tan थीटा का जो वैल्यू है -4/3 है, क्या है कि tan थीटा का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, -4/3 के बराबर है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि साइन थीटा का वैल्यू क्या हो। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको क्या पता है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर tan थीटा का वैल्यू -4/3 है तो cot थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा -3/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि tan का जो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है, कोट होता है। तो 10 का अगर रेसिप्रोकल कोट है तो -4/3 का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। मतलब कोट थीटा का वैल्यू क्या आ गया, -3/4 आ गया। तो हम इसका मतलब क्या है कि कोट थीटा जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, -3/4 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 + -3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या आप ये कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 9/16। अब 16 + 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 25/16। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो 25/16 आ रहा है। तो कोसेक थीटा का जो वैल्यू होगा, अगर यहाँ स्क्वायर हो तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो रूट अंडर 25/16 का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 5/4 के बराबर हो जाएगा। अब कोसेक थीटा का वैल्यू आपको पता चल गया है, क्या हो जाएगा, या आप ऐसा भी कह सकते हैं, ध्यान से देखते चलिए इसको, एक और कोसेक थीटा का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 25/16 के बराबर आ गया। और कोसेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, साइन होता है। कोसेक का उल्टा यहाँ लिख दे रहे हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 साइन थीटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर है। इसका मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/16। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 16/25 के बराबर हो जाएगा। अब बताइए साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16/25। तो 16/25 का अगर वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, +-4/5। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या पता चला, क्या हो जाएगा, +-4/5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि साइन 3a माइनस बी का वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर, और कॉस 2a माइनस बी का वैल्यू किसके बराबर है, √3/2 के बराबर। तब आपसे पूछा जा रहा है कि साइन ए और कॉस बी का मान क्या होगा। ध्यान से देखते चलिएगा, साइन 3a माइनस बी का वैल्यू 1 दिया हुआ, और आपको क्या दिया हुआ है कि कॉस 2a माइनस बी का वैल्यू किसके बराबर है, √3/2 के बराबर दिया हुआ। अब इस 1 का साइन 0 0 होता है और साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो साइन 90 जो होता है वो किसके बराबर, 1 के बराबर होता है, और साइन 90 1 के बराबर होता है। और जो है कॉस 30 जो होता है, कॉस 30 जो होता है वो किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, इसका मतलब जहाँ हमको 1 दिखेगा वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं। साइन 3a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन और 90। अब अगर इधर भी साइन है इधर भी साइन, इसका मतलब क्या कि 3a माइनस बी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। उसी तरीका से कॉस 2a माइनस बी का वैल्यू किसके बराबर है, √3/2 के बराबर है। बट हम जानते क्या हैं कि √3/2 का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस 30 डिग्री के बराबर होता है। मतलब क्या कि कॉस √3/2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 लिख सकते हैं। यहाँ भी कॉस दिखा, यहाँ भी कॉस दिखा, तो क्या हो गया, 2a माइनस बी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोनों समीकरण को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो 3a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है, और 2a माइनस बी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर। अब अगर इस समीकरण को आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बताइए, ये प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल हो गया, तो 3a में से अगर 2a को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 90 में से 30 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। आपको क्या पता चला, a का वैल्यू 60 डिग्री। अगर a का वैल्यू 60 डिग्री है तो b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है 2a माइनस b का वैल्यू 30 डिग्री के बराबर है, और a का वैल्यू 60 डिग्री के बराबर है, तो b का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो 60 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 120 माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 माइनस 30 डिग्री। तो b का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के बराबर। b का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर। आप बताइए, साइन a का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो साइन a की जगह पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, जल्दी से बताइए, √3/2 के बराबर होता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कॉस बी का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस बी की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, 90 डिग्री रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बी का वैल्यू आप क्या निकालें, 90 डिग्री के बराबर है। तो कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू √3/2 और कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो √3/2 और 0, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से एक चाप 60 डिग्री के कोण 60 डिग्री कोण का अंतरित करता है। तो पूछा जा रहा है कि लघु चाप और दीर्घ चाप की लंबाई क्या हो। मतलब क्या कर रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस क्या दिया हुआ, त्रिज्या कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। एक सर्कल का सेंटीमीटर क्या है, 6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखते चलिएगा। अब इस सर्कल के ये जो आपको 6 सेंटीमीटर दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है इसी को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। इस चाप के कारण से सर्कल के सेंटर पे जो कोण बन रहा है वो किसके बराबर बन रहा है, 60 डिग्री के बराबर। तो इसको हम कहते हैं लघु चाप। अब ये जो चाप दिख रहा है ये किसी न किसी सर्कल का पोर्शन होगा। क्या होगा, किसी न किसी सर्कल का पोर्शन होगा। ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर में, ये क्या है, दीर्घ चाप है। इसको क्या कहते हैं, दीर्घ चाप कहते हैं। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि लघु चाप और दीर्घ चाप की लंबाई का अनुपात क्या हो, या लघु चाप क्या पूछा जा रहा है, लघु चाप और दीर्घ चाप की लंबाई क्या होगा, लघु चाप और दीर्घ चाप की लंबाई जो है क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
अब आपको पता है, फिर से हम रेड कलर यहाँ देखते चलिएगा, आपको क्या पता है कि अगर ये चाप है, इसके कारण से यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। और ये सर्कल का क्या है, रेडियस है, जिसका लंबाई कितना दे रखा है, 6। इसको हम मान लेते हैं, ये जो लघु चाप है, लघु चाप की लंबाई को अपन क्या कंसीडर कर लिए हैं, एल। आपको पता है कि थीटा का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, एल बाय आर के बराबर। मतलब क्या, इस सर्कल के सेंटर पे जो ये चाप दिख रहा है, उसके कारण से जो कोण बनता है, अगर ये आपको दिया हुआ है तो थीटा का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होता है, एल बाय आर के बराबर होता है। ध्यान में क्या रखना है कि थीटा का जो वैल्यू होता है वो किस में लेना है, रेडियन में लेना है। और रेडियन में लेने के लिए, रेडियन का मतलब क्या है कि अगर डिग्री में दिया हो और इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब क्या, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका बेसिक हो गया। और थीटा इक्वल टू क्या है, एल बाय आर है। अगर थीटा का वैल्यू एल बाय आर है, आपसे पूछा जा रहा है कि एल का वैल्यू क्या होगा, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर हो जाएगा। अब थीटा का जो वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखा है, 60 डिग्री के बराबर दे रखा है। 60 गुना आर, आर का वैल्यू क्या दे रखा है, रेडियस 6। बट यहाँ थीटा जो है वो डिग्री में दिया हुआ है, इसको लेना किस में है, इसको लेना किस में है, रेडियन में लेना है। तो रेडियन में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिए तो थीटा किस में चला गया, रेडियन में, इंटू आर। आर का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, 6। अब इसको काटते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। मतलब एल का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आया, 2 पाई के बराबर आया। मतलब लघु चाप का जो लंबाई है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दीर्घ चाप का लंबाई क्या होगा। अब बताइए, अगर ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है, वृत्त की परिधि। तो अगर वृत्त की परिधि में से लघु चाप को हटा देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, दीर्घ चाप की लंबाई पता चल जाएगा। तो दीर्घ चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि 2 पाई आर माइनस लघु चाप। तो लघु चाप का जो लंबाई है वो किसके बराबर आप निकाले हैं, 2 पाई के बराबर निकाले। तो आर का जो वैल्यू है दिया हुआ है, 2 पाई इंटू आर का वैल्यू क्या है, 6 माइनस 2 पाई। तो 6 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 12 पाई हो जाएगा। 12 पाई में से अगर 2 पाई को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पाई हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि दीर्घ लघु चाप की जो लंबाई होगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। और दीर्घ चाप की जो लंबाई होगा वो क्या हो जाएगा, 10 पाई हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तब क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, लॉजिक समझ करके रखना है, फार्मूला पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सपोज दैट मान लेते हैं कि फार्मूला आप एग्जाम में भूल गए तो उस केस में आपका क्वेश्चन तो छूट जाएगा। बट अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हमेशा किस पे जोर देना चाहिए, कंसेप्ट पे जोर देना चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कह है कि दी गई आकृति में यदि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है और एक्स इस टू वाई का वैल्यू 3:2 है, तब आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि, ध्यान से देखिए, तब आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तब आपसे क्या पूछा जा रहा है, 79। तब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जेड का वैल्यू क्या होगा। यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ क्या आपको ध्यान में रखना है, जेड क्या होगा। क्या कह रहा है कि दी हुई आकृति में ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। और एक्स इस टू वाई का वैल्यू अगर 3:2 है, तब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि जेड का जो वैल्यू होगा क्या होगा। हम आपको फिगर दिखाते हैं, ये एक फिगर आपको दिख रहा होगा। इस फिगर में क्या दिया हुआ है कि ये जो एक्स है और ये जो वाई, एंगल एक्स और एंगल वाई का जो रेशियो है वो क्या है, 3:2 है। और ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है। इसका मतलब तीनों आपस में पैरेलल है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि जेड, जेड एंगल जो आपको ये दिख रहा है इसका वैल्यू क्या होगा।
अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि एंगल एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है। अगर एक्स का वैल्यू, अगर एक्स और वाई का रेशियो 3:2 है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू किसके बराबर है, मान लेते हैं 3k के बराबर है, और वाई का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2k के बराबर है। तो आपको क्या पता है कि क्रमागत अंतःकोणों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्रमागत अंतःकोणों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब क्या कि x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा, ध्यान से देखते चलिएगा, x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा, ये इसमें भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ z होगा, ये जो है आपको z है, और ये जो है ये क्या है, x। फिर से हम क्लियर कर रहे हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, ये x है, जहाँ पे आपको z दिख रहा है ये z नहीं y, सॉरी, जहाँ y दिख रहा है वो क्या है, z, और जहाँ z दिख रहा है वो क्या है, y। तो क्या कर रहा है, ध्यान से देखते चलिएगा, एक बार हम फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या कर रहा है कि ए बी जो है, ये ए बी लाइन जो है सी डी लाइन के पैरेलल है, और सी डी लाइन जो है ई एफ लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एंगल एक्स और एंगल वाई का जो रेशियो है वो क्या है, 3:2 है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल जेड का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि एंगल एक्स जो है किसके बराबर है, 3k के बराबर है, और एंगल वाई किसके बराबर है, 2 के बराबर है। अगर x बाय वाई निकालेंगे तो हमको क्या आना चाहिए, 3:2 आना चाहिए। k से k कैंसिल होकर के क्या आ रहा है, 3:2 आ रहा है। इसका मतलब क्या, x का अगर आप वैल्यू 3k कंसीडर किए हैं वो भी सही है, और y का वैल्यू अगर 2k कंसीडर किए हैं तो वो भी क्या है, सही है। अब आप देखिए, ध्यान से देखते चलिएगा, अभी आपको क्या बताए हैं कि क्रमागत अंतःकोणों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो x का वैल्यू आपके पास क्या है, 3k, प्लस वाई का वैल्यू क्या है, 2k, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 3 + 2k क्या हो जाएगा, 5k। तो 5k का वैल्यू क्या है, 180 डिग्री। k का वैल्यू जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 36 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब बताइए, अगर k का वैल्यू 36 डिग्री के बराबर है तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, z का वैल्यू क्या होगा। हम सबसे पहले x का वैल्यू निकालेंगे, तो 3 × 36, तो ये 3 × 36 करेंगे कितना हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। और y का अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 36 × 2, 2 × 36, ये किसके बराबर हो जाएगा, 72 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब बताइए, ये जो आपको x का वैल्यू दे रखा है कितना, 108 डिग्री, और y का जो वैल्यू आप निकालें वो कितना, 72 डिग्री। और आपको क्या पता है कि एकांतर अंतःकोणों का जो एकांतर अंतःकोण जो होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि एक्स और जेड ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो एक्स का वैल्यू हमको पता है किसके बराबर है, 108 डिग्री के बराबर। तो जेड का जो भी वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 108 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्या कह रहा है कि दो सकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो कि छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब क्या हो गया, टेंजेंट। और सकेंद्रित वृत्त का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रिक सर्किल। कंसंट्रिक सर्किल किसको कहते हैं, ऐसा सर्किल जिसका सेंटर सेम हो बट रेडियस क्या हो, डिफरेंट, उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रिक सर्किल कहते हैं। यहाँ देखिए, इस सर्कल का भी सेंटर क्या है, ओ है, और हम दूसरा सर्कल बनाए जिसका भी सेंटर क्या है, ओ है, और दूसरे सर्कल का जो रेडियस है वो किसके बराबर है, 9 सेंटीमीटर के बराबर। तब क्या कह रहा है कि हम क्या करते हैं, बड़े वृत्त की जीवा और छोटे वृत्त का क्या है, स्पर्श रेखा। मतलब बड़े वृत्त की जो जीवा है, कॉर्ड जो है, वो छोटे वृत्त की क्या है, टेंजेंट। तो एक देखिए, ए बी हम क्या किए, एक ड्रॉ किए हैं। ए बी क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है, जो कि छोटे वाले सर्कल को क्या कर रहा है, टी पॉइंट पे टच कर रहा है। इसका मतलब क्या कि ए बी जो है बड़े वाले सर्कल का क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, मतलब क्या, जीवा हो गया। और छोटे वाले सर्कल का क्या हो गया, छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट हो गया। क्योंकि
ये क्या कर रहा है, सर्कल को एक ही पॉइंट पी पे टच कर रहा है। तब आपसे पूछा जा रहा है ये बताइए कि कॉर्ड का जो लंबाई होगा वो क्या होगा। आप बताइए, आपको ये कंसेप्ट तो मालूम होगा कि सर्कल का सेंटर से अगर हम सर्कल के सेंटर से अगर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सर्कल के सेंटर से हम कहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सर्कल के सेंटर से अगर हम टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो सर्कल के सेंटर से अगर हम टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ किए ओपी, तो ये जो ओपी है छोटका सर्कल का क्या है, त्रिज्या है, रेडियस। और ये जो आपको ये भी पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो आपको क्या दिख रहा है कि ट्रायंगल ए ओ पी जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसको बाहर बना करके दिखाते हैं, ए ओ पी। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए ओ पी, अगर ये 90 डिग्री है, ये आपको 15 है और ये कितना है 9 सेंटीमीटर है, तो आपको अगर हम एपी का लेंथ पूछेंगे तो एपी का जो लेंथ हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दे रखा है, 15 का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना दे रखा है, 9 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार का जो स्क्वायर होगा वो 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 81। तो आधार जो होगा, आधार का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 225 में से अगर 225 में से अगर 81 को घटाते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा, 144 के बराबर। मतलब आधार का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 12 के बराबर। तो ए का वैल्यू 12 है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है ए बी का लेंथ क्या हो, तो ए बी जो होता है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ए पी होता है। तो अब 2 टाइम्स ऑफ ए पी का वैल्यू क्या है, ए पी क्या आधार है जिसका वैल्यू किसके बराबर है, 12 के बराबर है। अगर 2 इंटू 12 करेंगे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, एपी की जो लंबाई होगा वो क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना बताने के बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आया है, आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके 1-to-1 ही डॉट को क्लियर कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जल्दी से जुड़िए। अगर किसी भी टाइप का अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 81/16 की पावर -3/4 गुना 9/25 की पावर 3/2 भागा 5/2 की पावर -3 का मान क्या होगा। मतलब सरल कीजिए या मान क्या होगा। ये 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। की पावर क्या हो जाएगा, -3/4 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर की पावर 3/2 भागा 5/2 की पावर -3। ये है क्वेश्चन। अब 3/2 को 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 की पावर 4 और की पावर पहले से क्या -3/4 इंटू अब 3/5 का होल स्क्वायर की पावर 3/2। अब भागा को गुना में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/5 की पावर -3। ये आपको क्लियर है। अब बताइए इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 3 की पावर 2 की पावर -3 इंटू 3 की पावर 5 की पावर 3 इंटू 2/5 की पावर क्या है, -3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 की पावर
3 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर 3 इंटू और 2/5 की पावर -3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 5/2 की पावर 3, 5/2 की पावर 3। अगर इसमें किसी भी टाइप को दिक्कत है इसका मतलब क्या कि आप घातांक और करनी अच्छे से पढ़ करके नहीं आए, तो घातांक और करनी का जो है थ्योरी प्लस घातांक और करनी से रिलेटेड 50 प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन हम कर चुके हैं। आप क्या कीजिए प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ सेक्शन में जाइए और घातांक और करनी से रिलेटेड जितना भी वीडियो है आप उसको देखिए ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। अब बताइए 2/3 की पावर 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3। 3 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 और 5 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2। क्लियर है। अब काट करके देखिए तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल और ये 5 से ये 5 से ये 5 से ये तीनों 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। बच रहा है कुछ नहीं बच रहा, तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू x² माइनस 5x प्लस 7 है तब आपसे पूछा जा रहा है कि एफ ऑफ 2 का वैल्यू माइनस एफ ऑफ -1 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू x² माइनस 5x प्लस 7। इसका मतलब ये x का फंक्शन है तो यहाँ क्या लिख दिए एफ ऑफ एक्स लिख दिए। अगर आपको एफ ऑफ 2 का वैल्यू पूछा जा रहा है मतलब x को किससे रिप्लेस करने के लिए कर रहा है 2 से रिप्लेस करने के लिए कर रहा है, मतलब x की जगह पे क्या कर दिया है 2 रख दिया। तो राइट साइड में जहां जहां आपको x दिख रहा है उस जगह पे आप क्या कीजिए 2 पुट कर दीजिए। तो 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस का 7। अब बताइए 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 और 5 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 10 प्लस 7। तो 7 प्लस 4 करेंगे तो 11, 11 में से 10 को घटाएंगे क्या आ जाएगा 1। मतलब क्या कि एफ ऑफ 2 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एफ ऑफ -1 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्योंकि अगर एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ -1 का वैल्यू हमको पता चल गया तो दोनों को घटा देंगे तो एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ -1 का वैल्यू पता चल जाएगा। तो एफ ऑफ -1 का अगर वैल्यू निकालना है तो एक्स को अब किससे रिप्लेस किया है -1 से। तो राइट साइड में जहाँ जहाँ आपको एक्स दिखेगा तो उसके जगह पे आपको क्या रख देना है -1। तो -1 का होल स्क्वायर -5 इंटू -1 प्लस का 7 तो 1 -1 का स्क्वायर 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा +5 और +7 तो 7 + 5 12 1 13। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ -1 का वैल्यू क्या होगा। तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना निकालना है 1 और एफ ऑफ -1 का वैल्यू कितना निकालना है 13। तो 1 - 13 करेंगे कितना आ जाएगा -12। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ -1 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर आएगा एफ ऑफ -12 के बराबर आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा -12, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए ध्यान क्या दिया हुआ कि x² + 1/x² इंटू x + 1/x इंटू x की पावर 4 इंटू 1/x की पावर 4 इंटू x - 1/x का सरलतम रूप क्या होगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखते चलिएगा x + 1/x इंटू x - 1/x का जो वैल्यू होगा अगर इसको a कंसीडर कर ले रहे हैं ये भी a हो जाएगा। अगर इसको अपन b कंसीडर करते हैं ये भी क्या हो जाएगा b हो जाएगा। a + b इंटू a - b क्या हो जाएगा a² - b²। a की जगह पे क्या है x है तो x का स्क्वायर -1/x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया x² - 1/x²। तो 1/x²। मतलब क्या कि x + 1 इंटू x + 1/x इंटू x + 1/x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं x² - 1/x² लिख सकते हैं। तो x² - 1/x² हो गया इंटू क्या है
फिर से क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर 4 प्लस यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब फिर से अगर इसको ए कंसीडर कर लें, इसको बी कंसीडर कर लें, ये भी ए हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर से क्या दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे क्या है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4। इसका मतलब हम इसका भी वैल्यू निकाल लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 है। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसमें अगर इस x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 से गुना कर देंगे तो दिए हुए एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। अब कीजिए x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4। फिर से ये कैसा दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक जगह पर अब क्या है x की पावर 4 है, तो a का होल स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, तो एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 8। अब ये जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है, यहाँ प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यहाँ माइनस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा है कि 15 प्रेक्षणों का माध्य 23 यदि प्रत्येक प्रेक्षणों को 2 से गुना किया जाता है तो नया माध्य क्या होगा। हम मान लेते हैं कि 15 प्रेक्षण क्या है, एक x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 x15। 15 प्रेक्षण को हम x1 x2 x3 x4 x5 डॉट डॉट क्या माने, x15 माने। अब क्या करा, इसका माध्य, तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं और अपन में क्या कर देते हैं, कितना नंबर है मतलब प्रेक्षणों की संख्या से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसका वैल्यू किसके बराबर है, 23 के बराबर है। मतलब 15 प्रेक्षणों का माध्य, तो प्रेक्षण हम किसको कंसीडर किए, x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट x15। इसका माध्य निकालना क्या करेंगे, सबको जोड़ देते हैं और कितना प्रेक्षण है उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उसका वैल्यू किसके बराबर है, 23 के बराबर है। इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 प्लस x15 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गया, 23 गुना 15 के बराबर हो गया। अब क्या करा कि यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 2 से गुना कर देते हैं, तो 2x1 प्लस 2x2, क्योंकि प्रेक्षण को हम क्या कंसीडर किया, x1 x2 x3 डॉट 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 x15 कंसीडर किए हैं, तो सब में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक प्रेक्षण में आपको क्या करना है, 2 से गुना कर देना। तो ये हो जाएगा 2x3 प्लस डॉट 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 प्लस 2x15 अपॉन में क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा वाट, यही आपसे पूछा जा रहा है। अब बताइए 15 परीक्षणों का माध्य आपसे पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से अगर 2 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x15 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसका तो वैल्यू आपको पता है किसके बराबर हो जाएगा, 23 इंटू 15 के बराबर, तो 2 गुना 23 गुना 15 बट्टे क्या हो जाएगा 15, 15 से 15 क्या हो गया कैंसल, तो 23 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है कि एक पंक्ति में 13 लड़कियां और 15 लड़के हैं, यदि उनमें से किसी एक छात्र को चुना जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लड़का ना हो। अब बताइए लड़का की संख्या कितना है 13, लड़की की संख्या कितना है, ध्यान से देखते चलिएगा। लड़का का संख्या कितना है 13 और लड़की की संख्या कितना है, लड़कियों की संख्या 13 है, गर्ल की संख्या 13 है और बॉय का संख्या कितना है 15 है, तो टोटल कितना हो गया 28 हो गया। अब लड़का ना हो इसका मतलब क्या है कि सब का सब लड़का ना हो, इसका मतलब क्या है सब का सब लड़कियां हो।
तो लड़का ना हो का जो है अभिष्ट पार्यता मतलब क्या कि लड़का ना होने की संभावना, लड़का ना हो, लड़का ना हो का मतलब क्या हो गया, सबका सब क्या आ जाए, चुन रहे हैं सबका सब क्या लड़का ना हो, इसका मतलब क्या कि जो चुना जा रहा है वो सबका सब क्या है, लड़कियां चुना जा रहा है, तो 13 हो गया। तो पॉसिबल आउटकम क्या हो गया 13 अपॉन में टोटल आउटकम क्या है 28, तो 13/28 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लड़का ना होने की संभावना या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13/28 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि दो संख्या का योग क्या है 161 है, यदि उन संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या से 30% अधिक है तो वो संख्या क्या है। हम मान लेते हैं एक संख्या x है, तो दूसरा संख्या जो होगा वो क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है 30% अधिक है, तो 30% अधिक है तो मतलब x प्लस एक्स का 30%, जैसे क्या कि 100 से 30% अधिक, तो क्या हो जाता है 130 हो जाता है। तो कैसे निकालते हैं 100 प्लस 100 का 30%, क्या हो गया 130 आ जाता है। उसी तरह से हम क्या किया, अगर एक संख्या x कंसिडर किए हैं तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा x प्लस एक्स इंटू 30/100 हो जाएगा। ये पहला संख्या हो गया। दूसरा संख्या ये हम कहाँ से निकाल रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला संख्या जो है दूसरी संख्या जो है क्या है, पहला संख्या से 30% अधिक है, मतलब पहला संख्या प्लस पहला संख्या का 30%। ठीक है, अब क्या करा कि इस दोनों का जो योग है वो किसके बराबर है 161 के बराबर है, मतलब x प्लस एक्स गुना 30/100 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 161 के बराबर। अब यहाँ देखिए इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x प्लस 3x अपॉन में 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 161 हो जाएगा, यहाँ 161 होगा। अब अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो 10 गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा 20, अब 20 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 23x हो जाएगा, 23x अपॉन में 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 161 हो जाएगा। अब 23x/10 इक्वल टू अगर 161 है, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 23x का जो वैल्यू होगा 161 गुना 10 के बराबर होगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 161 गुना 10 अपॉन में 23। अब इसको काटिएगा तो काटने के बाद जो इसका वैल्यू आएगा आपको 91 के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा 91 के, 91 नहीं 70 के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा 70 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 23 गुना 23 में अगर 23 गुना 7 का जो वैल्यू है यहाँ देखिए ना 7 या कैसे 1 7 दूनी 14 2 16 161 आता है, यहाँ 7 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ 7 गुना 10 करें कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, x का वैल्यू 70 है। तब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि संख्या क्या होगा, तो पहला संख्या 70 हो गया और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 70 प्लस 30, 70 और 70 का 10 70 और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 70 प्लस 70 का 30%, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 7 या 21, तो 70 प्लस 21 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो पहला संख्या जो होगा 70 होगा, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। अब यहाँ देखते चलिए कह रहा है कि इस दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, मतलब कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, देख लेंगे कि कौन कॉमन है। तो पी स्क्वायर प्लस 9p प्लस 40 इसका अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्या कर सकते हैं 7p, तो 2p प्लस 7p 9p हो गया, 2 इंटू 7 कितना हो गया 40 हो गया। इसका मतलब क्या कि हम जो फैक्टराइज कर रहे हैं वो क्या है सही है। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा p प्लस p कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा p प्लस 2, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा p प्लस 2 यहाँ भी दिख रहा है तो p प्लस 2 को क्या कर लेंगे कॉमन, बचेगा क्या p प्लस 7, मतलब इसका जो है गुणनखंड क्या हो जाएगा p प्लस 2 इंटू p प्लस 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं तो पी स्क्वायर प्लस 30p और प्लस का क्या है 42, तो पी स्क्वायर प्लस 6p और प्लस का 7p, तो 6 गुना 7 करेंगे तो 42 आ रहा है, 100 प्लस 7 करेंगे तो 13p आ रहा है। इसका मतलब जो हम गुणनखंड कर रहे हैं वो क्या है सही है। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 6p, तो p प्लस 6 और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 7,
P+6, ये क्या हो गया P+6 इंटू P+7। अब बताइए इसका गुणनखंड जो है ये आ रहा है, तो अब इस दोनों में जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, P+7 यहाँ भी दिख रहा है, P+7 यहाँ भी दिख रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, P+3, ऑप्शन नंबर डी क्या है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्या करा कि प्रमोद और प्रवीण जो है प्रज्वल के बेटे हैं। प्रमोद और प्रवीण किसके बेटे हैं, प्रज्वल के बेटे हैं। और क्या करा कि प्रज्वल की वर्तमान आयु प्रमोद की आयु से 4 गुना और प्रवीण की आयु से 6 गुना है। यदि उनकी आयु का योग 51 वर्ष के बराबर है, तब कह रहा है कि बेटे का वर्तमान आयु क्या है। ऑप्शन नंबर दे रखा है, ए में 9 वर्ष 6 वर्ष, बी में दिया है 8 वर्ष 9 वर्ष, सी में दिया हुआ है 9 वर्ष 4 वर्ष, और डी नंबर में दिया हुआ है 5 वर्ष और 9 वर्ष। इस क्वेश्चन को देखिए, प्रमोद प्लस प्रवीण क्या है, प्रज्वल का बेटा। इसका मतलब ये बाप हो गया, ये दोनों क्या हो गया, बेटा हो गया। हम मान लेते हैं कि प्रमोद का एज जो है एक्स है और प्रवीण का जो एज है वाई है। अब क्या करा, क्वेश्चन पढ़िए, प्रज्वल की वर्तमान आयु, प्रज्वल मतलब बाप का जो है वर्तमान आयु जो है, प्रज्वल की वर्तमान आयु जो है प्रमोद की आयु के 4 गुना है। प्रमोद का आयु क्या है एक्स, तो 4x हो गया, और प्रवीण की आयु से 4 गुना, प्रवीण की आयु से प्रवीण की आयु से 4 गुना है। प्रवीण के आयु से प्रज्वल की वर्तमान आयु प्रमोद की आयु से 4 गुना है, ठीक है। तो अगर प्रमोद की आयु x है तो प्रवीण की आयु क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और नेक्स्ट पढ़िए, प्रवीण की आयु से 6 गुना। अगर प्रवीण की आयु अपन y कंसीडर कर लिए तो प्रमोद की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। अब क्या करा कि यदि उनकी आयु का योग, इसका मतलब क्या है कि दोनों बेटा प्लस बाप का जो आयु का योग है वो किसके बराबर है, 51 वर्ष के बराबर है। अगर x प्लस वाई प्लस, अगर हम प्रज्वल की वर्तमान आयु को हम 4x कंसीडर कर लें, 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 51। अब बताइए 4x प्लस x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, प्लस y इक्वल टू क्या है 51 है। अब y का जो, अगर 4x का वैल्यू 6y के बराबर है, ध्यान से देखते चलिएगा, अगर 4x का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ, 4x का वैल्यू 6y के बराबर है, इसका मतलब y का जो वैल्यू होगा 4x/6 हो जाएगा। इसको काटिएंगे तो 3 और ये हो जाएगा 2x, तो y इक्वल टू क्या हो गया 2x/3 हो गया। अब बस y का वैल्यू 2x/3 यहाँ पे रख दीजिए, तो 5x प्लस 2x/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 5 गुना 3 करेंगे तो 15x, और 15 2 17, ये क्या हो जाएगा 17x/3 इक्वल टू 51। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 से इसको कितना टाइम्स में कट जाएगा, 3 टाइम्स में, तो x इक्वल टू क्या आ गया 9। मतलब क्या कि प्रमोद का जो आयु है वो क्या है 9 वर्ष। अब आपको किसका आयु चाहिए, प्रवीण का आयु चाहिए, तो प्रवीण का आयु जो है वो किसके बराबर है 2x/3 के बराबर है। तो y इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू एक्स, एक्स के ऊपर 9/3, तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 इंटू 2 करेंगे क्या हो जाएगा 6, तो y का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। इसका मतलब क्या कि प्रवीण का जो आयु है वो क्या है 6। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है सही है। ध्यान से देखते चलिएगा, क्या कर रहा है कि ट्रायंगल MNO में एक वृत्त है, मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल MNO है, MNO है। इसके अंदर में क्या किए, एक वृत्त को इंटर कर, इसके अंदर में क्या है एक सर्कल, क्या है सर्कल, जिसमें MN जो है, MN क्या है एक साइड है ट्रायंगल का, इसका वैल्यू 12 है, MO का जो वैल्यू है वो 14 है, NO का वैल्यू क्या दे रखा है 18। और ये जो है, ये जो सर्कल है इस ट्रायंगल के भुजा को कहाँ कहाँ टच कर रहा है, छू रहा है, P पे, Q पे और R पे, मतलब इस पॉइंट पे ये सर्कल को टच कर रहा है, यहाँ पे P पॉइंट पे, यहाँ पे Q पॉइंट पे, और ये क्या है सर्कल का सेंटर है। अब बताइए अगर यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, सर्कल के सेंटर से अगर MO पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ये एक तो पहली बात तो ये सर्कल का क्या हो गया रेडियस हो गया, साथ ही साथ सर्कल और ये जो MO है, MO क्या है इस सर्कल के लिए टेंजेंट हो गया, मतलब स्पर्श रेखा हो गया।
स्पर्श रेखा और सर्कल के बीच का जो कोण होता है वो किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। तब ये जो एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर। इसका मतलब ये भी एंगल सेम है, ये भी एंगल सेम है और ये भी एंगल सेम है। ये दोनों क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है। अगर सिमिलर ट्रायंगल है इसका मतलब क्या? सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है इसका मतलब क्या? कोरस्पोंडिंग साइड बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एमओ का जो वैल्यू होगा, एमओ का एम क्यू का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर है? क्यू ओ के बराबर होगा। यहाँ से क्या पता चला कि एम क्यू का जो वैल्यू है वो क्यू ओ के बराबर है। अगर एम क्यू का वैल्यू क्यू ओ के बराबर है और एम ओ का वैल्यू अगर 14 है, इसका मतलब क्यू जो है एम ओ का मिड पॉइंट हो गया। अगर क्यू एम ओ का मिड पॉइंट है इसका मतलब एम क्यू का जो वैल्यू होगा 7 और क्यू ओ का जो वैल्यू होगा वो भी 7। ये वैल्यू हो गया 7, ये भी वैल्यू 7। उसी तरह से अगर ये 18 है तो ये 9 और ये 9 और ये 8 और ये 8। अब क्वेश्चन में पढ़िए क्या करा, एम पी का वैल्यू, एम पी, एम पी का वैल्यू जो है एम पी प्लस एन क्यू प्लस आर ओ का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो एम पी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर है? 8 के बराबर, प्लस एन क्यू, एन क्यू ढूंढिए कहाँ है? ये है एन, एन क्यू का वैल्यू किसके बराबर है? 7 के बराबर। अब आर ओ, आर ओ का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 9 के बराबर। तो 8 प्लस 7 15, अब 15 9 कितना हो गया? 24। तो इसका एम पी प्लस एन क्यू प्लस आर ओ का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 24 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 22 8 15 15 24 आ रहा है। बारह, यहाँ 12 है तो ये 6 हो जाएगा। 12 का हाफ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो 7 6 13 और 13 9 कितना हो जाएगा? 22। आंसर क्या हो गया? 22 हो जाएगा। या इसको आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं कि अगर एम पी प्लस एन क्यू प्लस आर ओ का आपको वैल्यू पूछा जा रहा है तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 इंटू ट्रायंगल एम एन ओ का परिमाप। तो परिमाप तो आप एम एन ओ का निकाल ही सकते हैं। 12 प्लस 18 प्लस 14 को जोड़ देंगे, उसमें क्या करेंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब पर भी आपको कितना आंसर आएगा? 22 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4 बजने पर घड़ी की सुइयां के बीच का कोण कितना होगा? यहाँ ध्यान से देख चलिएगा। ये एक घड़ी है, यहाँ क्या रहता है? 12, यहाँ क्या रहता है? 3, यहाँ क्या रहता है? 6 और यहाँ क्या रहता है? क्लियर है? ध्यान से देखते चलिएगा। हम अभी क्या बताएं, ये क्या है? 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब बताइए जब 4 बज रहा होगा तो मिनट का हैंड जो होगा, मिनट का सुइया जो होगा कहाँ पे होगा? 12 पे होगा। और घंटा का सुइया कहाँ पे होगा? 4 पे होगा। यहाँ पे 4 पे होगा। तो आप पूछ रहा है कि 4 बजने पर घड़ी की सुइयां, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल क्या होगा? मतलब ये जो वैल्यू है ये आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। आपको पता है कि 360 डिग्री मतलब क्या कि जब एक चक्कर ये मार लेता है मिनट हैंड, मिनट की सुइयां, तो कितना कितना देर में एक चक्कर मार लेता है? 60 मिनट में मार लेता है। मतलब 60 मिनट में मिनट की सुइयां कितना डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का। इसका मतलब 1 मिनट में कितना का बनाएगा? 360 अपॉन में 60, तो 6 डिग्री का। तो मतलब क्या है कि 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट हैंड क्या करता है? घूम जाता है। ये आपको समझ में आ गया? अब बताइए जब 4 बज रहा होगा तो ये इसका मतलब क्या है कि 20 मिनट, 4 बजने पर सुइयों के बीच का जो कोण होगा, अगर ये आपको फाइंड आउट करना है तो 4 बजने पर मिनट तथा घंटों वाली सुइयों के बीच जो होगा 20 मिनट का फासला होगा, क्योंकि 5 5 10 5 15 5 20 मिनट का। आप बताइए 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का कोण बनाता है तो 20 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 6 गुना
120, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 120 डिग्री के बराबर। मतलब क्या हुआ कि 4 बजने पे घड़ी की सुइयों के बीच का जो कोण होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसको बनाने के लिए हम क्या किए, हमको पता है कि 60 मिनट में मिनट हैंड मतलब क्या, मिनट की सुइयां 360 डिग्री घूम जाता है, तो 1 मिनट में 360 अपन में 6 60, तो 6 डिग्री, इसका मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री अगर घूम जा रहा है तो 4 बजने पे जो है मिनट और मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का जो डिफरेंस होगा 20 मिनट का होगा। तो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रहा है तो 20 मिनट में कितना का बनाएगा, एक ही नियम से हम क्या किए, दोनों को गुना कर दिए, तो 20 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो गया। मतलब क्या कि 4 बजने पे घड़ी की सुइयों के बीच का जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा, 120 डिग्री के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रहे कि जब भी हम क्लास लेते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, ताकि इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप क्या कर पाए, बना पाए। क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन को कंसेप्ट के थ्रू अप्रोच करते हैं और उस क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट यूज हुआ है उसके बारे में भी हम डिटेलिंग करते हैं। इस कारण से वीडियो थोड़ा सा क्या हो जाता है, लंबा खींचा चला जाता है। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और इसका पूरा लाभ उठाइए ताकि आपके एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।